नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। 24 के चुनावी संग्राम में आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। विपक्ष ने जहां बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी धर्म के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण का विरोध कर रही है। उसके इस आरोप को पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के उस आदेश से बल मिला है जिसमें वहां साल 2010 के बाद बनाए गए 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया। बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों के फैसले को लेकर हमलावर है। कितना सही है धर्म के आधार पर आरक्षण? बड़ी खबर, बड़ी बहस, यानी कि इस बिग डिबेट में आज चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। डॉक्टर यादव ने वहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस व उसके गठबंधन वाले सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। डॉक्टर यादव ने कर्नाटक की कांग्रेस नीति सरकार के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वहां गरीबों, आदिवासियों के आरक्षण में कटौती कर एक वर्ग विशेष के लोगों का आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। सीएम ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने का काम तो कांग्रेस कर रही है। उनके इस आरोप को तब बल मिला जब गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने वहां की ममता सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत साल 2011 के बाद करीब 5 लाख लोगों को ओबीसी के प्रमाण पत्र दिए गए। न्यायालय ने कहा कि ये प्रमाण पत्र बिना नियम जारी किए गए, जो असंवैधानिक है। कोर्ट के बाद इंडी गठबंधन की प्रमुख सहयोगी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर है। वो कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं। ममता के इस बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। यानी धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का मामला सरगर्म है। तुष्टीकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। तुष्टीकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। हाई कोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक एसटी, एसटी और ओबीसी को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की है कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना, ये एससी, एसटी, ओबीसी का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है। चुनाव 4 जून को नतीजे आने के साथ खत्म होंगे, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण का ये फैसला ओबीसी वर्ग के मूल लोगों को आगे भी सलाता रहेगा। आरक्षण की ये सियासत क्या गुल खिलाएगी, ये भविष्य के गर्त में है। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जितेंद्र मिश्रा जी आपसे, धर्म के नाम पर आरक्षण देना कितना सही है?
जीतन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो ये मुद्दा अभी इस सियासी खेमे में, सियासी गलियारों में बड़ा गरमाया हुआ है, जहां आरक्षण को लेकर दोनों ही ओर से वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये जो अलायंस इंडिया गठबंधन नाम का जो बना है, इसके जो तमाम सहयोगी दल हैं और ये गठबंधन जब सरकार में यदि आ गया तो ये एक वर्ग का जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों को दे देगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार ने अल्पसंख्यकों में ओबीसी को शामिल कर लिया। ओबीसी का जो आरक्षण है उसको अल्पसंख्यकों को दे दिया गया। अब हाईकोर्ट का एक आदेश आया, उस पर निर्णय लिया और उन सभी लोगों के जो आरक्षण थे उसको खारिज कर दिया। चलिए, मेरा सवाल जितेंद्र मिश्रा जी आपसे, धर्म के नाम पर आरक्षण देना कितना सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत मानते हैं हम। रहा सवाल अभी जो आपने मुख्यमंत्री जी के बारे में बात की, मोहन जी को जरा भी जानकारी नहीं है इस देश की सरकारों की कार्यक्रमों पर, सरकारों की योजनाओं के बारे में, क्योंकि अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें अध्ययन करने की जरूरत है। जिसको लेकर के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं वो 1995 का निर्णय है, वो देवगौड़ा सरकार का निर्णय है। उसके बाद 2006 में आपने सरकार चलाई उनके साथ मिलके, तब इस निर्णय को क्यों नहीं बदल दिया आपने? 2019 में फिर आप सरकार में आए, तब इस निर्णय को क्यों नहीं बदल दिया आपने? आज चूंकि वोट किस लिए मांगे जाए, रोजगार के नाम पे बताने को कुछ नहीं है। कर्नाटक में तो बदला था ना निर्णय, कर्नाटक में, लेकिन आपकी सरकार आई तो फिर उन्होंने लागू कर दिया। ये जिस निर्णय की बात कर रहे हैं वो 2006 में नहीं बदला, वो 2019 में नहीं बदला। असल में है क्या, वोट कैसे मिले? विकास के नाम पे वोट मांग नहीं सकते क्योंकि जनता पूछती है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की हर साल बात हुई थी, 20 करोड़ लोगों का हिसाब दीजिए। महंगाई के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि 3 गुना 4 गुना महंगाई बढ़ गई है इनके शासनकाल में, तो क्या जवाब देंगे? भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सरकारों में आपने देखा, ड्राइवर के छापा मारो करोड़ों रुपए निकल रहा है, चपरासी के छापा मारो करोड़ों रुपए निकल रहा है, तो ये वोट किस बात पे लेंगे? अच्छा, जितेंद्र मिश्रा जी, एक सीधा सा सवाल आपसे है। पश्चिम बंगाल में जो आरक्षण 2010 से लेकर 2014 तक ओबीसी वर्ग का अल्पसंख्यकों को दिया गया था, उस पर हाईकोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने उस सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है। अब लेकिन इसके बाद जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वे कहती हैं कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी, जबकि उनका आपके गठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके साथ गठबंधन भी है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कोई भी अगर गलत करेगा, कोर्ट के निर्णय को मानने से मना करेगा, तो हमारा अलायंस हो या हमारी खुद की पार्टी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कैसे तो अभी तक कोई बयान किसी बड़े नेता का सामने आया नहीं है इसको लेकर? नहीं, देखिए मेरा कहना है कि स्टालिन अगर कुछ कर रहा है तो आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, यदि सीताराम येचुरी कुछ कर रहे हैं तो आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना था कि रेवन्ना के पक्ष में प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में उन्होंने इस बलात्कारी के लिए वोट मांगे और कहा कि इसको वोट दोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत होगा, तब सवाल पूछना चाहिए था आपको। इस पर एक प्रज्वल रेवन्ना पे आपके चैनल को डिबेट कराना चाहिए था। किसी ने कोई डिबेट नहीं कराई प्रज्वल रेवन्ना पे। मेरा ये कहना है उसका जवाब ममता बनर्जी देंगी। हम क्यों, अगर हम उनके साथ गठबंधन में हैं तो निश्चित तौर पर कोई ऐसी गलत कार्रवाई करेगी तो हम उसके खिलाफ बयान दे देंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है ना जितेंद्र जी, एक सवाल ये भी बनता है ना कि राहुल जी की जहां जहां पर रैलियां होती हैं, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी वे जहां जहां गए उन्होंने जातिगत आरक्षण जनगणना कराने की बात कही है। ओबीसी को विशेष उन्होंने उन पर फोकस रहा, ओबीसी को लेकर विशेष उन्होंने बातें कही कि हम सरकार में आएंगे तो ओबीसी के हित के लिए काम करेंगे। और जब ओबीसी का हित ही किसी एक समुदाय को दिया जाए, किसी विशेष वर्ग को दे दिया जा रहा है, तब आपकी ये चुप्पी निश्चित तौर पर गलत है। हम सरकार में आएंगे तो हम ओबीसी के साथ न्याय करेंगे। जातिगत जनगणना की बात ही हम यूं कर रहे हैं कि जिससे ये समझ में आएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, और उसी को लेकर सरकार भाग रही है क्योंकि सरकार समझ उसी वर्ग में तो शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके खिलाफ जबकि आपत्ति भी दर्ज कराई है। देखिए, किसी एक वर्ग को ज्यादा इसलिए मिल रहा है
कि वो सरकारों में बैठे लोग हैं, उनको अपने समाज को ज्यादा आरक्षण का लाभ देने का काम करते हैं। हम चलिए उसकी भी चिंता करेंगे। वंदना जी हमारे साथ जुड़िए, वंदना जी से जवाब ले लेते। वंदना जी, अभी आपने सुना जितेंद्र मिश्रा जी को क्या कह रहे थे वो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यही बनता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर इस बात को लेकर हमलावर रहती है कि यदि इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस जो है, अगर सत्ता में आ गई तो ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, जबकि अभी जितेंद्र जी को आपने सुना वो कह रहे ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। देखिए, इनने जो अपने घोषणा, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, क्षमा करें मैंने शुरुआत कर दी। देखिए, सबसे पहले सभी को मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये स्पष्ट करा हुआ है कि जब भी वो सरकार में आएगी वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए कार्य करेगी। इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये जो मुस्लिम वर्ग है उसे ओबीसी का दर्जा दिलाएंगे कुछ राज्यों में। तो दलित, आदिवासी और ओबीसी भाई बहनों के आरक्षण का भक्षण करना चाहती है कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये होने नहीं देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो मुस्लिमों को आरक्षण देकर पिछले वर्ग के जो अधिकार है उन पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। ये सीधा क्लियर ये लोग ये चाहते हैं कि ये एक संप्रदाय विशेष की जो राजनीति जिसको ये हमेशा करते आए हैं और जिसके आधार पर हमेशा ये वोट मांगते आए हैं, वही करने का कार्य ये कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हम उस बात को हाईलाइट ना करें, और इसीलिए इन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये बात उठी है तो कहाँ से उठी है? ये कांग्रेस पार्टी के ही घर से उठी है, कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं से उठी है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये आग दहकाई है। तो इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी जब तक है वो कभी नहीं होने देगी। सरकार में हम ही आ रहे हैं, अवश्य ही हम 400 से अधिक सीटें पार करेंगे, और हम कभी भी अपने दलित, आदिवासी, ओबीसी भाई बहनों के साथ गलत नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले ये सांप्रदायिकता फैलाने की, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी ये सब कभी नहीं होने वाला। चलिए जितेंद्र जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा। मान के चलिए किसी घर में 4 लोग रहते हैं और वे बड़े बेचारे शोषित वंचित हैं, किसी प्रकार से कोई आता है उनके पास, उनके घर का वरिष्ठ कोई आता है और कहता है कि हम आपको कुछ संसाधन है वो मुहैया कराएंगे ताकि आपका जीवन यापन हो सके, आपको रोजगार उपलब्ध हो सके, ये तमाम सारी चीजें वो उनको करके देता है। लेकिन फिर कोई आता है वो कहता है कि नहीं, जो 4 लोग बगल में भी रहते हैं आपको उनको भी लाना पड़ेगा घर में और इन्हीं संसाधनों को आपको उनको बांटना पड़ेगा। तो क्या इसे सही मानते हैं आप? कहाँ बगल में कौन रहता है? मतलब हिंदुस्तान के बाहर की बात कर रहे हैं? नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैंने एक उदाहरण के तौर पर ये बात नहीं, तो क्या जाति के बाहर की बात कर रहे हैं क्या? जी, क्या चाह रहे हैं? जैसे ओबीसी वर्ग को जो चीजें दी जा रही हैं उसमें ही आप कहेंगे कि अब अल्पसंख्यकों को वही चीज दे दी जाए जो ओबीसी का जो उनको मिलना चाहिए। सुनिए जी, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। आपने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या तर्क है आपका, कौन सा डॉक्यूमेंट है आपका? जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी तब आपने उनसे ये सवाल करना था कि इसके पीछे हमें प्रस्ताव दिखाइए किस सरकार में पास हुआ। कुछ नहीं है, जवानी जमा खर्च है। आप ये बताइए, 1995 का फैसला, गोड़ा सरकार का फैसला, तुम 2006 में उनके साथ सरकार बनाते हो। चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल इंजीनियर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, उनसे विस्तार से जान लेते हैं, विस्तार से आंकड़ों पर वो बताएंगे चीजें, आसानी से हमें समझा देंगे सारी चीजें, अभी क्लियर हो जाएगी। कौन सा फैसला आया है और कौन सी चलिए रवि अवस्थी जी से जान लेते हैं। रवि जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, वो आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं, देवगौड़ा सरकार की भी बात कर रहे हैं। मिश्रा जी सही कह रहे हैं कि देवगौड़ा सरकार ने 95 में मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में लाए थे, ये बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम को आरक्षण है, 28 जातियाँ जो है मुस्लिमों की, यहाँ भी ओबीसी वर्ग में है। लेकिन सवाल वही है कि जिस पर बवाल मचा हुआ है कि भाई जो हाईली प्रोफाइल लोग हैं उनको भी आपने उसमें शामिल कर लिया, शेख, सैयद, पठान, क्यों कर लिया? सवाल ये कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यही पूछा कि आधार क्या है, लेकिन बता नहीं पाई कर्नाटक सरकार। आप देखिए कि अब मिश्रा जी हालांकि देवगौड़ा का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उस समय पसमानदा थे उसमें। कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार आई है उसने 4% अतिरिक्त एक तरीके से आरक्षण दिया है, ये तथ्यों पर है। और इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने काफ़ी क्वेरीज की है, उन्होंने आधार पूछा,
कर्नाटक सरकार नहीं बता पाई। बीच में जब बीजेपी सरकार आई थी उसने उसको ख़त्म किया था, लेकिन बाद में अब कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है तो उसे फिर लागू कर दिया। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति भी जताई है। नया मामला पश्चिम बंगाल का है, वहाँ तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया आपने जो आरक्षण दे रहे हो वो असंवैधानिक है। अब सवाल यही है कि एक तरफ विपक्ष इस तरह की कांग्रेस प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी इंटरव्यूज़ में यही कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो केवल जो विपक्ष की जो राजनीति है तुष्टीकरण की उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू पर्सनल लॉ से लेके अब तक साहिबानो प्रकरण तक क्या क्या हुआ है वो उन्होंने कहा कि किस तरीके की। और अभी भी जो वही उनका बीजेपी का आरोप है कि भाई मैनिफेस्टो में भी तो आप वही सब बातें कह रहे हो जो अभी आप करके दे रहे हो। कर्नाटक का उदाहरण दिया, कर्नाटक में भी उन्होंने यही कहा कि आरक्षण है। तो सवाल वही बात है ना कि भाई आप क्या मध्य प्रदेश में भी तो फिर आप मांग करिए मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश कांग्रेस मांग करे कि नहीं यहाँ भी आप शेख सैयद पठान को आरक्षण दो। जब कर्नाटक में दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल में दे सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? यहाँ के शेख सैयद पठानों ने कुछ बिगाड़ा है क्या? लेकिन सवाल वही है अभिजीत की सियासतदार है, अपने अपने लाभ की दृष्टि से अपने राजनीति करते हैं और आरक्षण को एक तरीके का ऐसा मुद्दा बना दिया। इसी मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि ओबीसी के आरक्षण का क्या हाल हुआ है। यानी कि लगभग 6 साल होने को आए हैं, ना तो ओबीसी के लोगों को एडमिशन मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रही है। न्यायालय के चक्कर में मामला ऐसा उलझा हुआ है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न 13% मिला, न 14% मिल रहा है, न 27 मिल पा रहा है। तो सवाल यही है कि इस तरह के मामले नहीं होना चाहिए जो किसी के भविष्य को लेकर कहीं संकट गहरा दे। जैसे उदाहरण के तौर पे नर्सिंग वाला होम वाला जो मामला चल रहा है, वो सॉरी नर्सिंग कॉलेज वाला, आप देखिए किस तरह के एक व्यक्ति के कारण पूरी हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स का जो भविष्य वो संकट में पड़ गया। तो चुनाव तो 4 जून को खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद इन तमाम मुद्दों का क्या असर होगा, कभी राजनीतिक दलों ने ये सोचा है क्या? उन युवाओं का, उन जो नई पीढ़ी है आने वाली, उसके भविष्य क्या होगा? आप इस तरह की सियासत करते हैं, कल को कोई कोर्ट में खड़ा, आज वो 5 लाख अमान्य हो गए पश्चिम बंगाल में, गनीमत ये रही कि कोर्ट ने इतनी मेहरबानी करी कि वो 5 लाख में जिन लोगों ने नौकरी पाई है उनको नहीं निकाला। अगर उनको कह देते कि वो तो सड़कों पर आ जाते, उनका परिवार सड़कों पर। यानी केवल एक सियासत के लिए ममता बनर्जी ने 2010 में जो डिसीजन लिया, 2011 से लागू हुआ है वो, आपने भाई आपने किया, आज वो असंवैधानिक घोषित हो गया। तो वैसा ही है जैसे वो सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी में अवैध कॉलोनी में लोग लाखों जीवन भर की कमाई खपा देते हैं, बाद में सड़कों पे जीवन किस तरीके का जीवन यापन करते हैं। तो वैसा ही कुछ बच्चों के साथ भी ये राजनीतिक दल आरक्षण के नाम पर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं गलत है। और चुनाव है, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हो सकता है इस मुद्दे को सत्ता पक्ष भी ना उठाए, क्योंकि अगर इससे होता तो इससे चुनाव से पहले क्यों नहीं उठाया आपने? सब चुनाव में क्यों कर्नाटक के इस मामले की याद आई? तो सवाल वही है ना कि आरक्षण को लेकर सियासत जो हो रही है वो कहीं ना कहीं देश को एक अलग दिशा में लेकर जा रही है। अभिजीत जी, वंदना जी, आरक्षण के मुद्दे को भुनाना और जब चुनाव हो तभी याद क्यों आता है? कर्नाटक में जो सरकार ने वहां की किया वो तो बहुत पहले कर दिया था, आप लोगों को अभी वो मुद्दा क्यों याद आ रहा है? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये बार बार जो ये मुस्लिम करते हैं। देखिए, हम भी मुसलमानों का हमेशा साथ देते आए हैं, मुसलमानों के विकास के लिए कार्य करते आए हैं, पर हमने इस प्रकार से ये संप्रदाय की राजनीति कभी नहीं करी। हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस की जो ममता बनर्जी जी हैं, वो जब राजनीति उन्होंने शुरू की थी तो उनका नारा था माँ माटी और मानुस, और आज वो क्या नारा लगा रही हैं? मुसलमान, मदरसा और माफिया। तो किस प्रकार से ये लोग बदल गए हैं राजनीति के लिए, ये क्या करने आए थे और क्या करना चाह रहे हैं, ये किस प्रकार से आए थे जनता का विकास करने के लिए, और किस प्रकार से जो देश है उसको सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जनता में आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें, आपको लगता है कि एक देश जो कल को आगे चलकर
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहा है, वहाँ शोभा देती है। इस प्रकार की आरक्षण वाली बातें और मुसलमानों को हम ओबीसी की कैटेगरी में ले आएंगे, आरक्षण देंगे, इस प्रकार की बातें एक डेवलपिंग कंट्री में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मोदी जी की सरकार जब भी रही है, लेकिन वंदना जी, अभी अभी जीतन जी को आप सुन रही थी, जीतन जी तो कह रहे थे कि किस कागज में लिखा है, किस चीज में ये लिखा है, ये सिर्फ मुंह जबानी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, संविधान तो में साक्ष्य को लेकर आप कि लोगों पर धर्म सवाल के उठा रहे हैं, कोई साक्ष्य तो आधार पर- दिखाइए उन्हें। देखिए, संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम उनका इस बात पर विरोध कर रहे थे और करते रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही है। हमने ये नहीं कहा कि हम अपने मुस्लिम भाई बहनों का विकास नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता होगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उन्होंने भी मोदी जी को स्वीकार किया है। वो भी कहते हैं न जाति है, न घाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 3 तलाक जैसे जहर को खत्म किया है। तो फिर क्यों इस प्रकार का ये आरक्षण का आलाप छेड़ना और इस प्रकार की बातें करना, जिससे देश का जो माहौल है, देश की जो शांति है, वो भंग हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं, देश में हिंसा फैलाने का कार्य किया है। अब कम से कम कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए। जनता ने उसका जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को बार बार अस्वीकार करके, और अब अगर कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरेगी तो देखिएगा आप कि एक समय दूर नहीं है जिस दिन कांग्रेस मुक्त होगा मध्य प्रदेश, कांग्रेस मुक्त होगा भारत, क्योंकि जनता भी नहीं चाहती कि अब इस प्रकार की फूट डालो और राजनीति करो। ये अंग्रेजों वाला जो काम है, ये अब बंद होना चाहिए। सब यही चाहते हैं कि भारत देश में ये अंग्रेजों का कल्चर, ये इटालियन कल्चर, ये खत्म हो, और इसीलिए हम बार बार इनका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। चलिए जीतेन जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम लीग का अस्तित्व कोई बचा नहीं, लेकिन अभी भी वंदना जी ने यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम लीग के एजेंडे पर कांग्रेस चल रही है। वंदना जी से पूछिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है या जवानी जमा खर्च कर रही है? वंदना जी से पूछिए कि ममता ने माफिया शब्द का इस्तेमाल किया है कि सिर्फ आप अपनी बातें कर रही हैं? ये तो आपको क्रॉस करना चाहिए ना कि साहब कहाँ लिखा है माफिया शब्द का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया। देखिए, ये हो या इनके प्रधानमंत्री हो, नहीं, प्रधानमंत्री तो आपके भी है, देश के प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री मंच पर झूठ बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कर्नाटक को लेकर के। अवस्थी जी ने सही बात की कि आपको अब याद आ रही है जब आपके पास मुद्दे नहीं बचे वोट मांगने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि देश, अरे जब अंग्रेजों की बात करोगी तो देश के बंटवारे का हिस्सा होगा, जिक्र होगा, देश में अंग्रेजों की दलाली करने वालों का जिक्र होगा, जिसमें सबसे पहले आपका नाम होगा। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की दलाली करने वाले, अंग्रेजों के कहने से नौकरियों में भर्ती होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आजादी की लड़ाई में छिंगली भी नहीं जिन्होंने कटाई, उंगली भी नहीं कटाई, वो आज देशभक्त बनते। 52 साल तक तिरंगे से संपर्क नहीं रखा, आज देशभक्त बनते। 2 राष्ट्र की बात करने वाले सावरकर, जिन्होंने तो अंग्रेजों से पहले, जिन्ना से पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात कर दी थी, ये बड़े राष्ट्रभक्त बनते। इन्होंने कश्मीर में कहा था एक देश एक विधान एक निशान, अलगाववादी ताकतों के साथ सरकार बना लेते हो, मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बन जाते हो, जब वोटों की बात आती है तो कॉलर सफेद करके खड़े हो जाते हो। जितना झूठ इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है, मुझे लगता है कहीं नहीं बोलता है। लगातार कर्नाटक को लेके झूठ फैलाया जा रहा है। प्रवक्ता माफिया के ममता बनर्जी के पास खिलाफ एक साजिश फैलाने का प्रयास कर रही है। इनको सोचना चाहिए, इस देश का प्रधानमंत्री सब सुनते हैं कि विकास की बात करेंगे, रोजगार के वादे की बात करेंगे। मैं 10 साल पहले जो महंगाई की बात, इस पर इन्होंने कहा था कि अगर महंगाई, नोटबंदी के फैसले से देश को फायदा ना हो, 50 दिनों के अंदर सजा दे देना। आज कौन सजा दे दे इनको और कहाँ पे खड़े होके, अरे शर्मिंदगी है, माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री को कि मैं लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ। ये सिर्फ वोटों के लिए राजनीति करते,
गोधरा दंगे से नाम जुड़ा है, उसके बाद भी आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लाशों पर राजनीति करने का। पुलवामा के हमले के बाद जांच की रिपोर्ट सामने आई क्या? अरे आप लोग तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हुए जो उनके हवाई जहाज में छोड़ के आते हो। अरे आप लोग तो जिन्ना की मजार पे सजदा करते हो और देशभक्ति की बातें करते हो। शर्म आना चाहिए आपको इन सब चीजों को लेकर के। चाहे आज देश में विकास की राजनीति होगी, कर्नाटक में हमने विकास पे केंद्रित रखा, आपने बहुत भागने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं पराजित हो गए। और आज इस पहला चुनाव देखिए अभिजीत जी, पहला चुनाव आपने झूठे वादे करे, जनता भ्रमित हुई, आपके वादों में आ गई। 2019 का चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में लड़ लिया, अब 24 में मुद्दा नहीं मिल रहा। जो वादे किए थे, आप बताइए महंगाई पे कोई जवाब दे पाए भारतीय जनता पार्टी? तो कहती है पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, वहां तो बहुत बड़ी महंगाई है। अरे इस देश की बात करना पड़ेगी आपको। इस देश में आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ गया वो रोजगार? इस देश में आपने कहा था कि ये देश को आगे ले जाएंगे, स्वर्णिम भारत की बात की थी, किसके माध्यम से? मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से। कौन सा प्रोग्राम सफल दिख रहा है? नोटबंदी आपने कहा था क्रांतिकारी फैसला, नोटबंदी के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था की चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जुड़े। एक आखिरी कमेंट उनसे ले लेते हैं। रवि जी। बिल्कुल अभिजीत, हालांकि देखिए अभी तो 115 सीटों के चुनाव और बचे हुए हैं। छठा चरण का तो खैर आज प्रचार ही खत्म हो गया और वोट जल्दी 1-2 दिन में डल जाएंगे। तो मगर जो 7वां चरण है, हाँ 7वां चरण है, उसके भी करीब 57 सीट अभी बची हुई है। यानी 1 जून तक तो कम से कम 30 मई की शाम तक तो अभी ये सब घमासान चलेगा। बाकी उसके बाद फिर शांति होगी, तो देखते हैं कैसा माहौल रहता है उसके बाद। जी बिल्कुल। चलिए अब हमें समय सीमा के चलते इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। वंदना जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जीतन जी आपका भी बहुत धन्यवाद और रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासत लगातार बिल्कुल गरमाई हुई नजर आ रही है। पूरे देश में आरक्षण का मुद्दा, दोनों ही पार्टियां, चाहे विपक्ष की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो, जहां विपक्ष आरक्षण को लेकर के कुछ दूसरे दावे और वादे कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये ओबीसी का जो आरक्षण, ओबीसी के जो हक है वो एक विशेष वर्ग यानी कि मुस्लिमों को और अल्पसंख्यकों को दे देगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। देखते रहिए डीएनएन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।